हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 1 भारतीय संविधान। बच्चों, अध्याय शुरू करने से पहले आप सबको ये बताना चाहता हूं कि यह चैनल बिल्कुल मुफ्त है और इस चैनल को शुरू करने का हमारा मकसद बिहार झारखंड के सरकारी विद्यालय के पढ़ने वाले उन बच्चों तक शिक्षा की ज्योति को पहुंचाना है जो सुदूर गाँव देहात में रहते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, नेट है, पर विषय और शिक्षक की कमी है और वो अपना समय मोबाइल पर गेम खेलकर या फिल्म देखकर व्यतीत करते हैं। शहर के बच्चों की तो मोबाइल से पढ़ना तो चाहते हैं पर कंटेंट से उपलब्ध नहीं है या महंगे ऐप का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और हाँ, यह जरूरी नहीं कि सिर्फ बिहार झारखंड बोर्ड के बच्चे ही इसे देख सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड के, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपको इसको देखने से फायदा ही मिलेगा। तो आज जो अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है भारतीय संविधान। तो आइए देखते हैं संविधान क्या और क्यों। क्या आपने कभी अपने विद्यालय के बारे में सोचा है? आप शायद यही सोच रहे होंगे कि भला इसमें सोचने वाली क्या बात है। विद्यालय में हम पढ़ने के लिए आते हैं, इसमें एक प्रधान अध्यापक एवं कई अध्यापक अध्यापिकाएं होती हैं जो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। ये बातें जो शायद आपको साधारण सी लगती हों, परंतु उतनी साधारण है नहीं, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुनिश्चित तरीके से चलाने के लिए कुछ कायदे कानून होते हैं। जैसे बच्चों के विद्यालय में नामांकन के लिए एक निश्चित उम्र और समय का होना, हर एक कक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम होना, प्रत्येक विषय के लिए योग्य शिक्षक शिक्षिकाओं का होना तथा एक प्रधान शिक्षक का होना जिस पर पूरे विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी होती है। विद्यालय के जिन नियमों के तरफ हमने आपका ध्यान दिलाया, ये भी कुछ बुनियादी कानूनों पर आधारित होते हैं। इन बुनियादी कानूनों को ध्यान में रखकर ही अन्य नियम और कानून बनाए जाते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक बुनियादी कानून है जिसके आधार पर विद्यालयों के बारे में कई नियम बनाए गए हैं। जैसे 6 से 14 वर्ष के लड़के लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल का होना आवश्यक है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में छात्र और शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे एक विद्यालय को चलाने के लिए इतने सारे नियमों की जरूरत पड़ती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती है जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिकों और सरकार दोनों को ही करना पड़ता है। इन नियमों का समूह ही संविधान कहलाता है। भारतीय संविधान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष एवं अन्य देशों के संविधानों के अनुभवों का नतीजा है। यह भिन्न समूहों, जातियों एवं अलग अलग क्षेत्र के ज्ञानी एवं अनुभवी लोगों की सोच का परिणाम है। भारतीय संविधान केवल यह नहीं बताता कि देश की शासन व्यवस्था क्या होगी, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। उस समाज में किन आदर्शों की रक्षा की जानी चाहिए, समाज में रहने वाले लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उनके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। साथ ही सबसे अहम बात यह है कि उन अधिकारों की रक्षा कैसे की जानी चाहिए जिससे सभी का भला हो। अब कल्पना कीजिए कि आप नहरवाल नामक एक इलाके में रहते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहें और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करें। यदि उनमें आपसी मतभेद हो तो उसका हल किसी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जा सके, उनके झगड़ों के हल करने का कोई खास तरीका हो और सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले और हर काम के लिए उचित मेहनताना मिले। यदि आप सभी को ऊपर दी गई परिस्थितियों के अनुसार दिए गए इलाकों के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाने का कार्य दिए जाएं, तो दी गई बातों का आप कैसे तय करेंगे? सोचिए। सामने यह तस्वीर है। तस्वीर में वार्तालाप दी गई है, चित्रकथा दी गई है। देखते हैं। राजू, आज तुम्हारी औरत काम करने नहीं आई।
आज उसकी तबीयत बहुत खराब है मालिक। तो तुमने अपनी बेटी मुन्नी को क्यों नहीं भेजा? घर में बहुत बर्तन पड़े हुए हैं। वो सरला बहन के घर पढ़ने गई है। क्यों? फिर यह काम कौन करेगा? जाओ उसे तुरंत बुला कर ले आओ। एक दिन नहीं पढ़ेगी तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ ही देर में रामू हाँफते हुए लौटता है और कहता है, मालिक, सरला बहन जी ने मुझे कहा कि अगर तुम मुन्नी को पढ़ाई छुड़वाकर उसे काम पर करवाओगे तो मैं रपट कर दूंगी। तो जिस तरह एक छोटे से इलाके के विकास एवं खुशहाली के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जो संविधान के रूप में हर देश में अपनाया जाता है। संविधान में नागरिकों के अधिकार व कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है। वह यह भी बताया जाता है कि अगर नागरिकों के किसी अधिकार का हनन हो तो उस परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। संविधान केवल नियमों एवं कानूनों का संग्रह ही नहीं है जो समाज के राजनीतिक पहलू को बताता है, बल्कि यह लोगों के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है। संविधान सरकार को जनहित में कार्य करने की दिशा देती है, जिससे सभी लोगों का, खास तौर से समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों का विकास हो सके। जैसे अनुसूचित जाति और जनजातियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, वृद्ध पेंशन योजना इत्यादि। आइए अब देखते हैं भारतीय संविधान का ऐतिहासिक संदर्भ। तो हमने इससे पहले पढ़ा कि संविधान क्या है और उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि संविधान निर्माण के ऐतिहासिक संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वे कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिन्होंने भारत के संविधान को एक खास रूप देने की महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसी भी संविधान के स्वरूप को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि उसका निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, वह प्रभावशाली है या नहीं, उस देश में रहने वाले लोगों के ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को उसमें शामिल किया गया है या नहीं, उस देश के विभिन्न वर्गों व समाजों के हितों को ध्यान में रखा है या नहीं। सबसे अहम मुद्दा है कि संविधान बना कैसे और उसे बनाने की प्रक्रिया में उस देश के सभी वर्गों के लोग शामिल हो पा रहे थे या नहीं। तो सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद आने वाले कुछ वर्षों में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश के कई अन्य संगठन संवैधानिक सुधारों और कानून बनाने वाली संस्थाओं में भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने की मांग करने लगे। कांग्रेस के नेता अंग्रेजी सरकार की भारत के बारे में बनाई जा रही नीतियों की आलोचना करते हुए आमतौर पर यह सवाल उठाते थे कि अंग्रेजी सरकार ने जो अधिकार अपने देश इंग्लैंड के नागरिकों को दिए हैं, वे अधिकार भारत के नागरिकों को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। जैसे मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, अपनी इच्छानुसार व्यवसाय करने का अधिकार आदि। भारत के लोगों की शुरुआती मांग के मुख्य रूप में यह बात शामिल थी कि भारत के लिए कानून बनाने वाली संस्था जैसे नेशनल असेंबली आदि में भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाए, असेंबली में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए एवं भारत के न्यायाधीशों को यूरोप में तथा अन्य देशों तक इंग्लैंड के नागरिकों के खिलाफ मुकदमे सुनने का अधिकार दिया जाए। इसी बीच घटी अन्य घटनाओं ने भी संविधान के मांग को प्रभावित किया। जैसे यह पहली तस्वीर जो बाईं तरफ हम देख रहे हैं वह है जालियांवाला बाग हत्याकांड, और दूसरी तरफ जो हम दाईं तरफ देख रहे हैं वह है अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करना। उन्नीस 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग रखी। सन 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार की। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया। इन दोनों प्रस्तावों में कुछ बुनियादी मूल्यों को समावेश किया गया था,
जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, संसदीय एवं उत्तरदायी सरकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा। 1934 में एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और उनकी अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष बनाए गए। ध्यान रखने वाली बात यह है, ये दोनों विभूतियां बिहार के निवासी थे। कुछ जानने योग्य बातें जो है यहाँ वह देख लेते हैं। पहला, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे एवं उसकी प्रारूप समिति, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दूसरा, संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधियों की सभा है, जो संविधान लिखने का कार्य करती है। तीसरा, भारतीय संविधान सभा ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया। चौथा, 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा किया गया। पांचवा, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। तो ये 5 हमें जानने योग्य बातें थी यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं संविधान के बुनियादी मूल्य पर। किसी भी देश के संविधान के उन मूल्यों को बुनियादी मूल्य कहा जाता है जो उस देश के समाज के आदर्श रहे हों और लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में सहायक हों। भारत के संविधान के निर्माण के समय भी ऐसे आदर्शों को संविधान के मूल्यों के रूप में पहचाना गया, जिन आदर्शों को भारत के लोगों ने सदियों से अपनाया था। ये आदर्श और विश्वास आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी भारत के लोगों के संघर्ष का मुख्य केंद्र रहे। इन मूल्यों में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय व धर्मनिरपेक्षता प्रमुख मूल्य हैं। इन मूल्यों का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि इन्हें सबसे पहले संविधान सभा द्वारा स्वीकार किए जाने वाले संविधान के उद्देश्यों में शामिल किया गया था एवं उसे संविधान की उद्देशिका में लिखा गया। आइए अब देखते हैं लोकतंत्र। भारत में आज़ादी के दौरान एक आम सहमति बन चुकी थी कि भारतीय शासन व्यवस्था ऐसे लोकतंत्र पर आधारित होगी जिसमें सभी की समान भागीदारी हो। भागीदारी का क्या अर्थ होता है, इसको पढ़ने के लिए हम एक अनुभव पर विचार करते हैं। तो अनुभव है, पल्लक के स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन था। शिक्षिका ने सभी बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। सारे बच्चे पूरी तैयारी के साथ आए थे। यदि सारे कार्यक्रमों को शामिल किया जाता तो पूरा दिन लग जाता और किसी कार्यक्रम को छोड़ दिया जाता तो बच्चे के कोमल हृदय को ठेस पहुंचती। शिक्षिका ने बच्चों की आम सहमति से 10 बच्चों की एक टोली को कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने का भार सौंपा। उन्होंने सभी बच्चों की बातों को सुना और आम सहमति से कार्यक्रम का चयन किया। कार्यक्रम के चयन में सभी ने भागीदारी निभाई, इसलिए सारे बच्चे बहुत प्रसन्न थे और कार्यक्रम के आयोजन का इंतजार कर रहे थे। आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता। लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार उस देश में निवास करने वाले लोगों की स्वतंत्रता से है। जरा सोचिए, यदि लोग अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं कर पाते तो क्या उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनके हितों की रक्षा कर पाते? यही कारण है कि नागरिक स्वतंत्रता को भारतीय संविधान में एक विशेष स्थान दिया गया है। जैसे इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, बाईं तरफ से स्कूल जाती हुई बच्चियां, बीच में पटना साहिब और दाईं तरफ से अरवल बिहार खेत मजदूर यूनियन की एक सभा को संबोधित करती हुई महिला कार्यकर्ता। अब देखते हैं समानता की समझ। भारतीय समाज में जाति, लिंग तथा धन की असमानताएं बहुत स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती हैं। आज़ादी के आंदोलन के दौरान हमारे नेताओं ने इन असमानताओं को दूर करने के लिए कई तरह के प्रयास किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चंदा लेकर सभी को सदस्य देना
और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग करना समानता की तरफ उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम थे। संविधान सभा द्वारा जब संविधान लिखा जा रहा था तो समानता के मूल्य को संविधान में उचित स्थान देने की कोशिश की गई थी। इस मूल्य को स्थापित करने के लिए संविधान में मूल अधिकारों व राज्य के लिए बनाए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है कई जगह विशेष उल्लेख किया गया है। आइए अब देखते हैं सामाजिक न्याय। भारतीय समाज में पाई जाने वाली तरह तरह की असमानताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने सामाजिक न्याय को एक प्रमुख मूल्य के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। सामाजिक न्याय का मतलब है समाज के पिछड़े हुए वर्गों को समाज की बाकी वर्गों के बराबर खड़े होने की कोशिश से है, ताकि कई हजार सालों से इन वर्गों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सके। सामाजिक न्याय को एक ठोस रूप देने के लिए संविधान में कई तरह की बातें लिखी गई हैं, जिनके आधार पर केंद्रीय और राज्य सरकारें सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं बना रही हैं। हमारे बिहार राज्य में भी राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, जैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्र छात्राओं के लिए आवास की व्यवस्था, खास जरूरत वाले लोगों की विशेष सुविधाएं प्रदान करना, जैसे रैंप बनाना, पहियों वाली कुर्सियों का प्रबंधन इत्यादि। अब देखते हैं धर्मनिरपेक्षता। तो भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों में धर्मनिरपेक्ष समाज की कल्पना की गई है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे, अगले अध्याय में। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।